अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल। जब हम सेल की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो दरअसल में हम सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। ये एक बुनियादी पहलू है समझने के लिए कि सेल्स अपना काम कैसे करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस होते हैं तो उसमें जो सेल्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे ये सेल्स अपना हिस्सा डालते हैं इन चीजों में, कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं। आते हैं और पहले बात करते हैं सेल मॉर्फोलॉजी यानी कि सेल स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन पर। ये सेल की आउटर बाउंड्रीज में शुमार होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है तो उसको अलग करता है एक्सटर्नल सराउंडिंग से। जो चीजें सेल के अंदर आती हैं, जो बाहर जाती हैं, ऐसी कई सारे सब्सटेंसेस हैं, तो ये इन चीजों को कंट्रोल करता है। इन चीजों की मूवमेंट को सेल के अंदर और सेल के बाहर कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनेल्स। ये सेल के अंदर मौजूद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो मखसूस किस्म के फंक्शंस करते हैं। अगर ऑर्गेनेल्स में हम मिसालें देखें तो न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है। गोल्जी एपरेटस जो कि प्रोटीन्स की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में मदद करता है। और इसके अलावा सेल्स में जो बाकी चीजें हैं तो वो मदद मुहैया करती हैं सेल के स्ट्रक्चर में, सेल के फंक्शंस में। तीसरे नंबर पर है साइटोस्केलेटन। ये एक नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट्स का जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट मुहैया करते हैं। इसकी वजह से जो सेल की शेप होती है तो वो बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। सेल की मूवमेंट और इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है तो सेल को इन चीजों के काबिल ये बनाता है। अभी बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी पर यानी कि सेल फंक्शंस पर। पहले नंबर पर है मेटाबॉलिज्म। सेल एनर्जी पैदा करने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करता है। सेलुलर रिस्पायरेशन की मदद से या ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता है जो कि जरूरी होते हैं इसकी नशोनुमा के लिए और फंक्शन करने के लिए। सेल्स मुनज़्ज़म करते हैं, रेगुलेट करते हैं सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी अशिया की मूवमेंट को, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के आयंस हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, जिसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेसेस की जरूरत होती है जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए सेल अपना रोल अदा करता है। तीसरे नंबर पर सेल डिवीजन हो गई। तो यहां पर जो सेल है वो खुद को रिप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस की मदद से, जैसे कि माइटोसिस हो गया ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा मियोसिस हो गया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। चौथे नंबर पर है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल्स जो हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो कि जरूरी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर फंक्शंस के लिए। और इसमें ये जो सेल्स होते हैं तो ये डीएनए में इनकोड शुदा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। सेल मॉर्फोलॉजी और सेल फिजियोलॉजी के बीच में जो ताल्लुक है इसको समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सेल की साख्त उसके काम को मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तौर पर जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, उनकी जो शेप होती है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, इसका बराह रास्त असर होता है सेल्स पर। वो इसलिए क्योंकि ये सेल्स जो मखसूस किस्म के फंक्शंस कर रहे होते हैं तो इस पर ये चीजें असरअंदाज होती हैं। सेल में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं तो इसका दारोमदार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पर होता है, जिसकी मदद से ही यही सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं तो ये फिर होते हैं। सेल के मॉर्फोलॉजी में अगर कोई तब्दीली आती है या फिर जो ऑर्गेनेल्स हैं अगर उसके फंक्शन में कोई मसला आता है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो सेल्स जितने भी अहम काम करते हैं उन सब पर इसका डायरेक्टली असर होता है।
جس کی وجہ سے بیماری بھی ہو سکتی ہے بعد میں جا کر، یا سیلز اپنا کام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔